हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव और आज हम करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न प्रकार से रिलेटेड पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए थे उनका सॉल्यूशन हम यहां पर करने वाले हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो इस पर। अगर आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला, तो उसे प्लीज़ देखें, उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू करें, जिससे आपके बहुत सारी चीज़ें जो है ईजी हो जाने वाली है। तो अपन करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेंस की क्षमता मापी जाती है। ऑप्शन दे रखा है आपको। पहला ऑप्शन है कंडेला में, दूसरा डायोप्टर में, तीसरा ऑप्शन है ल्यूमन में, और चौथा ऑप्शन है इयन्स में। कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन होंगे। तो मैं बता दूं आपको कि प्रकाश यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है। डायोप्टर यानी इसका एक फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस P बराबर A1/F। यानी ये सूत्र है, यहाँ पर F जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और P है आपके लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी अगर आपको P की वैल्यू दे रखी है, यानी F की वैल्यू अगर दे रखी तो आप P निकाल सकते हैं, और P की वैल्यू दे रखी तो आप F निकाल सकते हैं। और ये F जो दूरी होती है ये हमेशा मीटर में ली जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। अगर आपको दे दिया जाए कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है 10 मीटर है, तो बताइए उसका यानी कि लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हमें पता है कि P = 1/F होता है। F की वैल्यू रख दीजिए आप, तो यानी हो जाएगा 0.1। यहाँ P यानी डायोप्टर होगा। हमने अभी पढ़ा है डायोप्टर, यानी इसमें लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में नापी जाती है, इसलिए 0.1 डायोप्टर। इसलिए हमारे जो अक्सर जो चश्मा लगाते हैं हमारे दोस्त, हम उनसे पूछते हैं कितने नंबर का चश्मा है, तो भाई मेरे 0.5 का है, मेरे 1 नंबर का चश्मा है, 2 नंबर का है। तो ये डायोप्टर में ही जो है वो राशि आपको बताते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस प्रकार से वैल्यू रखने वाले कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस पे आप ये फॉर्मूला जो है इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है दोनों से, और चौथा ऑप्शन है ठीक नहीं किया जा सकता। अब इसमें मैंने बताया था आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। इसमें आप खुद सोचिए कि ठीक नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष तो ठीक किए जा सकते हैं, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके बाद ये बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष, मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया था कि अगर आँख है, मान लीजिए लेंस है, तो इस लेंस के पास में ही यानी इस रेटिना से पहले यहीं पर जो है प्रतिबिंब बन जाता है कि ये किसी वस्तु का प्रकाश आ रहा है, तो लेंस इसको यहीं पे अभिसारित कर देता है, यानी यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा कौन सा लेंस था जो किरणों को फैलाता है, हमें पता है एक अवतल लेंस लिया था हमने। ये किरणों को फैलाएगा, फैलाने के बाद इस आँख के जो है लेंस पे रखेगा, तो फिर अगर ये मुड़ेगा तो भी इसका जो है प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। और हमें पता है कि रेटिना पे जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो यही लॉजिक इसमें काम करता है। तो ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष के अंदर हम जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, इसमें ए ऑप्शन होगा। इसमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, निकट और दूरदृष्टि दोष। अगर अवतल और उत्तल याद रखना है, अवतल और उत्तल, हमें पता है कि निकट में 3 शब्द है, इसकी तुलना में 1 ज़्यादा है। इसी प्रकार अवतल में भी ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो यानी कि जो ज़्यादा शब्द वाला है वो निकट है, इसमें भी ज़्यादा शब्द वाला अवतल है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है, और दूरदृष्टि दोष में यानी 2 अक्षर यानी कम है, और उत्तल में भी कम अक्षर है, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है।
आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा फैक्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। इसके बाद क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कोई भी जो वस्तु है हमारी आंख से कितनी पास में लाई जाए तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो क्वेश्चन है अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपके पास 50 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यानी कि जो 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपकी आँख है, आँख से अगर 25 सेंटीमीटर कोई दूर अगर वस्तु है तो यहाँ पर मान लीजिए तो ये वस्तु हमें जो है स्पष्ट दिखाई देगी। अगर आप इससे और पास में लाते हैं तो ये वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। दिखती तो है लेकिन अस्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। थोड़ा ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें। इसके बाद है क्वेश्चन, मरीचिका उदाहरण है, मरीचिका उदाहरण है। यह मैंने जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर के अंदर आपको ठीक से पढ़ा रखा है मैंने। पहला है इसमें अपवर्तन का, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और तीसरा ऑप्शन है विक्षेपण और चौथा है आपके विवर्तन। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एक उदाहरण लेके समझाया था कि जिस प्रकार से मान लीजिए ज़मीन है, गर्मी के टाइम पे गर्म हो जाती है, तो यहाँ वाली जो वायु है यानी कि इस ज़मीन के पास वाली ये ज़्यादा गर्म है और ऊपर वाली वायु है वो ठंडी है इसकी तुलना में। तो प्रकाश की किरण जब नीचे की ओर आती है तो अलग अलग माध्यम में, यानी इनका टेम्परेचर, तापमान अलग होता है तो अलग अलग माध्यम हो जाता है। तो ये किरण जो है धीरे धीरे अविलंब से दूर हटती जाती है, यानी ये दूर, यानी कि आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है लगातार। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसका जो मान है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और यही वापस ये किरण लौट करके इसी दिशा में चली जाती है। तो यहाँ पर जो कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाए तो हमें यहाँ दिखेगा। तो इसी प्रकार मरीचिका का जो है उदाहरण ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो इसे आप ध्यान रखें। और अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आया है तो मेरा जो वीडियो है पिछला, उस वीडियो में आप ज़रूर देखें, इसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटना क्या कहलाता है। मैंने आपको एक चीज़ इसमें से पढ़ा रखी है। क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाना कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है पहला आपके पास अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन और तीसरा ऑप्शन है आपके विवर्तन, चौथा ऑप्शन है विक्षेपण। अगर आपको ये परिभाषा अगर याद है तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि अगर मान लीजिए एक समतल दर्पण है, नीचे पॉलिश की हुई है, जब प्रकाश किरण इस पे गिरती है तो ये टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, यानी उसी दिशा में, उसी माध्यम में लौट के वापस चली जाती है। तो ये घटना कौन सी थी? अविलंबी माना था हमने, आई और आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर, ये हमने पढ़ा था। तो ये घटना कौन सी है? ये परावर्तन की घटना है, यानी उसी माध्यम में जो है किरण जो है, प्रकाश की किरण लौट करके वापस जा रही है। तो इसका ऑप्शन जो परावर्तन, क्योंकि अपवर्तन में आप खुद सोचिए कि दो माध्यम अलग अलग होते हैं। ये मान लीजिए कांच है, तो जब एक किरण आएगी प्रकाश की तो ये मुड़ जाती है, वापस सघन से वापस विरल में जाएगी तो फिर और अविलंब से और दूर हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये वापस उसी माध्यम में जाना है तो देखो दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तन तो होगा भी नहीं इसमें। विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है कि आपके प्रकाश का किसी वस्तु, छोटी वस्तु के किनारों से मुड़ जाना। तो मुड़ने की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, उसी दिशा में जाने की बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। विक्षेपण यानी कि अलग अलग हो जाना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर जो है
परावर्तन होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो पीसीएस में तक आए हुए हैं। अधिकतर क्वेश्चन मैंने पीसीएस वाले लिए हैं। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है इसमें वर्ण विक्षेपण, और चौथा ऑप्शन है आपके विवर्तन। तो मैंने आपको बताया था जब 7 कलर अलग अलग हो जाते हैं, इसका मतलब वो क्या होता है, वर्ण यानी कलर होता है, यानी रंग होते हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होने वाला है? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म बताया था मैंने आपको कि प्रिज्म जब सूर्य की किरण ऐसे आती है प्रकाश की, 7 रंगों में ऐसे विभाजित होके आगे भी वापस अलग माध्यम में जाएगी तो इस प्रकार से विभाजित हो जाएगी। ऊपर ही ऊपर रेड कलर होता है, नीचे कौन सा होता है, बैंगनी कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है। ये मैंने बताया था। यानी कि इंद्रधनुष बनने का कारण है कि जब बरसात के टाइम में हम देखते हैं कि आर्द्र होती है, यानी कि जो नमी बहुत ज़्यादा होती है वायुमंडल में, तो उसमें क्या है कि पानी की बूंदें रह जाती हैं। तो ये पानी की बूंदों से अगर प्रकाश टकराएगा ऐसे, तो ये जो बूंद है ये प्रिज्म का काम करती है, कांच के प्रिज्म का, सेम ऐसे ही। तो ये अलग अलग जो है ऐसे रंग में बढ़ जाता है, इसीलिए जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आगे चलते अब। एक और है क्वेश्चन आपके अपवर्तन की घटना पर ही आधारित है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसके उदाहरण अधिकतर आपको करवाए हुए हैं। क्वेश्चन है कि जल के अंदर डूबी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण होती है? यह घटना किसके कारण होती है? मैंने बताया था आपको कि कोई अगर वस्तु है, वो अगर सिक्का वाला उदाहरण लेके मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर सिक्का पड़ा हुआ है तो अपवर्तन की घटना के कारण वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी इसके ऑप्शन दे रखे आपको परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, और चौथा ऑप्शन है विवर्तन। अब आप खुद सोचिए, मैंने जब आपको बताया था एक उदाहरण लेके, उस सिक्के की जगह मान लीजिए यहाँ पर कोई मछली है। अब यहाँ पर है पानी, यानी कि एक सघन माध्यम है। यहाँ पे अभिलंब मानते हैं सघन और विलयन के लंबवत। तो यहाँ से जो प्रकाश जाएगा मछली से बाहर की ओर, हमें पता है जब सघन से विरल में जाता है तो ये अभिलंब से किरण जो है दूर हट जाती। तो यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ से जो देख रहा है, ये व्यक्ति की आँख मान लीजिए। अब इसको टेढ़ा तो दिखाई देगा नहीं ये सिक्का, तो ये पीछे की होगा। अगर इसे हम बढ़ाते हैं पीछे, तो यहाँ पर यानी कि मछली जो है थोड़ी ऊपर, यानी अपने वास्तविक पेंदे से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, यानी ये आभासी स्थिति है। और वास्तविक स्थिति ये वाली। तो इसीलिए इसमें जो घटना है वो अपवर्तन की। तो ध्यान रहे कि जब भी कोई भी वस्तु हो, चाहे मछली हो, सिक्का हो, चाहे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सारी घटनाएं जो अपवर्तन का उदाहरण है। और अगर कोई चीज़ चमक रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगर मान लीजिए कि यहीं पर अगर सिक्का है और ये सिक्का बहुत ज़्यादा चमक रहा है अंदर, तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो इसीलिए आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? देखिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अधिकतर को आप लोगों को आता होगा। हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन,
तीसरा ऑप्शन है आपके पास विवर्तन और चौथा ऑप्शन है विक्षेपण। अब जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कोई चीज़ अगर चमक रही है इसका मतलब वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और कोई वस्तु अगर पेंदे से पानी में पेंदे से ऊपर अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो क्या है, अपवर्तन है। तो इसमें हमें पता है कि ये जो है हीरा जो है चमक रहा है, तो हीरा चमक रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही होता है। मैंने बताया था तुम्हें कि अगर मान लीजिए ये हीरा है तो जब ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है हर सतह पे, तो ये मान लीजिए कि इससे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रहा है तो ये वापस इसी माध्यम में लौट आता है। इस पर भी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे आपतित हो रहा है, वापस इसी माध्यम में। ऐसे जो है ये किरण अंदर ही अंदर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जो है परावर्तित होती रहती है, और इसीलिए जो हीरा हमें चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए आप लेक्चर जरूर अटेंड करें। मेरे लेक्चर है 10-10, 15-15 मिनट की है, ज़्यादा लंबे नहीं है, तो एक बार उसे अटेंड करके आप जरूर इन क्वेश्चन को करें, आपको वाकई लगेगा कि ये बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर मैं ज़्यादा यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं ऑप्शन, आप इसमें ध्यान रखें कि न्यूटन ने करी थी। न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन ऐसे वैज्ञानिक थे, उनको ऐसा लगता था कि ये प्रकाश जो है श्वेत दिखता जरूर है लेकिन इसके अंदर कलर कुछ अलग होते हैं। तो पहली बार जो ऐसे ही उन्होंने कलर को देखा था, तो ये प्रिज्म वाला जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण वाला। तो वर्ण विक्षेपण वाला जो घटना आधारित है, यानी कि न्यूटन ने ही इसकी खोज करी है कि भाई श्वेत जो प्रकाश होता है इसमें 7 रंग विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष आएगा इसमें, यानी कि कभी कभार जो है 2 इंद्रधनुष हमें दिखाई देते हैं। उसी घटना पे आधारित है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? कौन सा रंग होता है? ये पीसीएस के क्वेश्चन है अधिकतर। ठीक है, तो ध्यान रहे, पहला है ये बोल रहा है नीला, दूसरा हरा, तीसरा ऑप्शन है पीला और चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो एक लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि यानी ये द्वितीयक है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर पे आपके आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रेड। तो रेड तो कलर जो है द्वितीयक के अंदर नीचे रहने वाला है, और ऊपर की ओर जो कलर होता है वोलेट होता है, यानी बैंगनी कलर। तो इसीलिए पूछ रहा है सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। तो द्वितीयक में सबसे ऊपर वाला तो है बैंगनी, तो बैंगनी कलर होगा। अगर ये पूछ लेता आपको सबसे नीचे वाला कौन सा होता है, तो इसमें लाल कलर आता। अगर प्राथमिक की बात करें, प्राथमिक इंद्रधनुष में, तो सबसे इसका जस्ट उल्टा होगा। प्राथमिक के अंदर रेड जो है ऊपर की ओर होगा और वॉयलेट यानी बैंगनी कलर आपके नीचे की ओर होगा। तो थोड़ा इस कंसेप्ट को थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके साथ अब आगे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यह घटना किसके कारण होती है? यानी कि जो आसमान में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, एक समय पे ऐसा लगता है कि ये तारा जो है उसकी जगह से गायब हो गया, ठीक कुछ समय बाद वापस दिखाई देने लगता है। तो क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं किस घटना के कारण? किस घटना के कारण जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये बोल रहा है कि किस घटना के कारण दिखाई देते हैं। ऑप्शन है आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है परावर्तन। अब देखिए, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें ऑप्शन से भी हम काट सकते हैं। यानी परावर्तन में खुद सोचिए आप, अगर यहाँ पे कोई तारा है
और ये तारा आपको दिख रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सतह है, यहाँ से टकरा करके तो ये वापस चला गया, तो आपके पास तो पहुँचा ही नहीं है, तो आपको तारा दिखाई देगा ही नहीं। इसका मतलब परावर्तन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो परावर्तन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मुझे बताओ इसमें क्या होता है? इसमें तो चमकीला दिखाई देती है कोई चीज़, क्या है? चमकीले की बात कर रहा है क्या? ये तो बोल रहा है टिमटिमाना, यानी कि अपनी जगह से कुछ समय बाद तो गायब होगा फिर वापस दिखेगा, तो ये तो चमकीले की बात करता है, यानी ये भी नहीं होगा। विवर्तन यानी कि किनारों से मुड़ जाना। अब आपके किनारों से यानी किसी वस्तु किनारों से मुड़ेगा, तो उसमें इसका क्या लेना देना है तारे के टिमटिमाने में? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन कैसे होगा? मान लीजिए ये एक तारा है और आपका जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके चारों ओर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी अलग अलग परतें होती हैं जिनका जो तापमान अलग अलग होता है, तो ये अपने अपने आप में एक अलग अलग माध्यम का काम करती है। जैसे ही यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी नीचे की ओर, तो ये अलग अलग माध्यम में कुछ इस प्रकार से इनमें जो सघन और विरल के माध्यम के अनुसार ये मुड़ जाएगी, और ऐसे जब ये मुड़ती बार बार ऐसे मुड़ती रहती है, तो कभी तो इसको ये तारा जो है दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये कारण है, इसीलिए इसकी घटना का जो उदाहरण है ये अपवर्तन की घटना का उदाहरण है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आता है दिल से तो लाइक करें इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश किसी अवरोध में पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विवर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे वर्ण विक्षेपण। अब इसके अंदर आप देखिए, खुद सोचिए कि प्रकाश किसी अवरोध में, अवरोध यानी कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, तो अवरोध में पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हमें पता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु के किनारों से थोड़ा मुड़ जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। मैंने पहले ही कितनी बार बता दिया है। अपवर्तन का मतलब होता है पूरा प्रकाश ही मुड़ जाता है इधर उधर अलग अलग माध्यम में। परावर्तन के तो लौट के वापस जाता है, ये तो बिखर जाता है अलग अलग, तो ये भी नहीं होगा, यानी विवर्तन होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि विवर्तन कैसे होता है, तो आपके घर पे ऐसे एक ब्लेड होगी, इस ब्लेड को आप बल्ब या ऐसी रोशनी के सामने रखें जहाँ पे अत्यधिक रोशनी आती है, आप खुद सोचेंगे इसके यहाँ से जो है आपको ये एकदम छाया नहीं दिखती, यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है इसके किनारे पे, तो यानी कि ये सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आप इससे ही समझ सकते हैं। यानी ये जो उदाहरण है अवरोध में पड़ने पर किनारों से मुड़ना, जैसे ही किनारों से मुड़ना नाम आया आप समझ लेना कि ये विवर्तन का उदाहरण है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। ये बोल रहा है कि किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये कोई मन से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, 3-4 बार बता चुका हूं मैं। अगर ये अभिलंब है, अगर ये आपतन कोण आई है तो किरण ऐसे जाती है प्रकाश की टकराने के बाद, ये आर, तो मैंने बताया हुआ है कोण आई बराबर कोण आर, ये इस प्रकार से। तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये किसकी? परावर्तन की घटना है, तो इसका आंसर जो होगा परावर्तन, ठीक है। अगर अलग माध्यम में जाकर के फिर मुड़ रही है, अभिलंब से दूर जा रही है या पास आ रही है, तो वो घटना तो अपवर्तन होती है। लेकिन ये तो बोल रहा है वापस आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर है, बराबर तो इसी में होता है, कोण आई बराबर कोण आर, पहले ही नियम पढ़ा था हमने। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान दें, जिसको भी कंफ्यूजन होता है कि परावर्तन और अपवर्तन में
क्या है तो एक साथ पढ़े इनको, किसी नोटबुक में जो एक साथ आधा इधर लिखे अपवर्तन को और आधा परावर्तन को उधर लिखे, एक साथ अगर आप समझेंगे तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेगी। इसके बाद चलते हैं कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, कांच का चटका हुआ टुकड़ा, चटका यानी टूटा हुआ टुकड़ा चमकीला चमकीला दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। ये बोल रहा है किसके कारण दिखाई देता है, तो ऑप्शन में आपके हैं विवर्तन, दूसरा है अपवर्तन और तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप खुद सोचिए, बात हो रही है यहाँ पे चमकीला, मैंने बताया था कोई वस्तु अगर पानी में भी रखी हुई, सिक्का रखा हुआ, कोई भी वस्तु रखी हुई चमक रही है, चमकने का मतलब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बिना सोचे समझे चमकीली वस्तु है तो आप इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला टिक कर सकते हैं। विवर्तन तो हो नहीं सकता, अगर किनारों से अगर मुड़ रहा है तो किनारे पे अगर कांच किनारे से अगर मुड़ रहा है प्रकाश तो उससे क्या है, चमकना थोड़ी होता है क्या, यानी विवर्तन नहीं हो सकता। अपवर्तन यानी कि अलग अलग माध्यम में मुड़ना, तो ये घटना भी नहीं हो सकती। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो दिल से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट और आने वाले सीरीज़ में और क्वेश्चन करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।